वेलकम। अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। IBPS RRB PU प्री जो 12 सितंबर 2020 को संपन्न हुआ, उसके मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। एग्जाम पैटर्न में, क्वेश्चन के नेचर में जबरदस्त चेंज हुआ है, इसको आप फील करेंगे जल्दी ही। जो एग्जाम पैटर्न है उसमें जो बदलाव हुआ है, उस पर मैं एक स्पेशल एपिसोड लाके कंपैरिजन करूंगा कि लास्ट ईयर्स के IBPS RRB PO के एग्जाम में और इस साल के एग्जाम में क्या चेंज हुआ है, और इससे ये प्रोजेक्शन होगा कि जो मेन एग्जाम होने वाले हैं उनमें क्या चेंजेस होंगे। तो वो एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जल्दी ही, आज से कल तक मैं वो वीडियो दूंगा। तो आज इन क्वेश्चंस को देखिए, इससे आपको फील होगा कि ऑब्जेक्टिव वे क्या होना चाहिए और दूसरे एग्जाम के क्वेश्चंस के कितने नजदीक आ गया है IBPS RRB PO का एग्जाम, यानी SBI PO, RBI ग्रेड B ऑफिसर्स एग्जाम, IBPS PO का एग्जाम इनके नजदीक। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इन ए साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ टू डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 9। मैंने आपको बताया है प्रोबेबिलिटी में, अगर वो आपको समझ में आता है तो इसमें तो टाइम लगने का सवाल ही नहीं है। कैसे बोलिएगा? 4/36 यानी कि 1/9 आंसर, यानी इसमें तो कोई टाइम लगता नहीं था। लेकिन कैसे? प्रोबेबिलिटी का सवाल है, कैसे? एक तो मैंने सम का कॉन्सेप्ट बताया था कि सम इज 9 कॉम्प्लीमेंट्री विथ रिस्पेक्ट टू 14, दैट मीन्स 5, दैट मीन्स 4/36। समझ में आया तो ठीक, नहीं तो दूसरे तरीके से सेकंड वे कि हम जो चाहते हैं और जो हमारा सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस जो होता है वो होता है इसका क्रॉस प्रोडक्ट, 1 2 3 ऐसा करके अप टू 6, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट। दैट मीन्स कि NS अगर हम बात करेंगे तो 6 × 6 यानी कि 36, और इसमें हम जो चाहते हैं E मतलब सम शुड बी 9। तो 6 और 3 होने से 9 होता है, 3 6 होने से 9 होता है, 5 4 होने से 9 होता है, 4 5 होने से 9 होता है, यानी NE इज इक्वल टू सम, दोनों जो पासे फेंके जाएंगे, दोनों जो रिजल्ट्स आएंगे उनका सम 9 होना चाहिए, दैट मीन्स 4। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो NE/NS होती है, NE/NS होती है, यानी 4/36 यानी कि 1/9। बोलिए, ये समझ में आया? ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्लियर? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द एवरेज वेट ऑफ P, Q, R and S is 60 kg। बहुत शानदार सवाल है और मेरे मेथड से जो आप बनाएंगे मैं बताता हूं। ये P, Q, R, S 4 पर्सन है, उनका वेट का जो एवरेज है वो 60 kg है। A new person A is also included in the group, then the average weight of the group increased by 2 kg, that means 62 kg। रुक जाइए, आगे बढ़ने के पहले मैं ये कहता हूं कि अभी जो वेट हो गया है एवरेज, वो 62 kg का हो गया है। और बताता हूं, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। देखिए, इसमें A के आने से 62 kg हो गया। इसका मतलब ये है
कि बाकी का जो 60 था, ऐसे 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 4% है ना, पहले से 4% है। देखिए दिखाता हूं, पहले 60 था, 62 हो गया, ये P, Q, R और S थे, A के आने से 62 हो गया। जितना बड़ा डंडा उतना बड़ा गड्ढा। गड्ढा मालूम है हमें, 2 into 4 यानी 8। दैट मीन्स कि 8 का डंडा 8 का गड्ढा, यानी कि A का वैल्यू हुआ 70 kg। जल्दी बोले। तो 5 का एवरेज 62 है, 5 का एवरेज 62 है। आगे देखिए, इफ ए न्यू पर्सन B replaces P, then the new average of the group becomes 61 kg। देखिए ऐसा है कि जब P की जगह पर कौन आ जाता है, B, मतलब कुछ ऐसा 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 देखिए, यानी कि ये 61 kg हो जाता है। ये जो एवरेज है कितने लोगों का, और ये 5 समझ लीजिए, 5। तो आप देखिए ये 61 हो जाता है। P की जगह पर कौन आ गया, B, यानी ये B है, और बाकी तो Q, R, S, A है, और इनका 61 kg है। जल्दी बताइए, जब P के जगह पर B आता है तो 61 kg हो जाता है। देखिए इसमें हम A का जानते हैं कि ये 70 kg है, ये तो हम लोग जानते हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो डंडा है ना, गड्ढा भी होगा ना, ऐसे 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 ऐसे, गड्ढा भी होगा ना ऐसे, डंडा बराबर गड्ढा। लेकिन हम लोगों से पूछा क्या है, पूछा ये है कि फाइंड द सम ऑफ वेट ऑफ Q, R, S एंड P। मुझे बताइए Q, R, S एंड B, इसका सम पूछा ना, इसका सम पूछा, तो 61 से 9 लेस। जल्दी बोलिए, कुल मिलाकर के 61 का जो एवरेज है, 61 into 4 होगा ना, इन चारों का 61 into 4 -9, क्योंकि डंडा बराबर गड्ढा, -9 आंसर होगा कि नहीं बोलिए। इन चार का क्या होगा, 61 into 4, जल्दी बोलिए, इसमें से 9 लेस कर दे। तो अब आप ये देखिए कि ये कितना हुआ, 244 माइनस 9, दैट मीन्स कि 235 kg आंसर। यूजुअल मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर इस कॉन्सेप्ट पर आपका कमांड है तो इसमें ये सब लिखना नहीं पड़ता है, ये बस हल्का रिजल्ट लिखते हुए आप चले जाते हैं, ठीक है ना। इसको एक बार और आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, थर्ड। नेहा स्कोर्ड 37% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 78 मार्क्स। तो कोई क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, उतना नहीं आ रहा है, 37% आ रहा है और 78 मार्क्स से फेल हो रही है। इफ सी स्कोर्ड 42% मार्क, सी फेल्स बाय 48 मार्क्स। आगे पूछा गया है, लेकिन आगे बढ़ने के पहले एक बात गौर कीजिए, इसको हम लोग बिल्कुल अलग तरह से सॉल्व करेंगे। ये मन में ही हो जाता है, फिर भी देखिए क्या करते हैं। सबसे पहली बात है, ये मान लीजिए कि ये क्वालिफाइंग है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए कि क्वालिफाइंग मार्क्स है, मतलब परसेंटेज में और रियल में।
ये 2 स्केल लेते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स कितना परसेंट है नहीं मालूम, लेकिन इससे कम आएगा तो फेल करेंगे। तो किसी को, नेहा को 37% मार्क्स मिलता है। मान लीजिए कि 37% मार्क्स मिलता है, तो ये मार्क्स मिला कितना? इतना। पर ये मालूम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो मार्क्स था आपका, इससे ये कम है, इसीलिए फेल हो गए। 78 मार्क्स यहां लिखता, 78 मार्क्स मिला, कम मिला और वो फेल हो गई। ठीक है, ये एक क्वालिफाइंग मार्क्स है और 78 मार्क्स मिला, फेल हो गई। आगे कि थोड़ा ज्यादा मिलता, 42%। 42% अगर मिलता तो भी वो फेल हो जाती, लेकिन तब वो कितने से फेल होती? तब वो 48 मार्क्स से फेल होती। इसका मतलब ये गैप कितने का है? ये गैप 30 का है और ये गैप 5% का है। 5% मीन्स 30, तो 1% मीन्स 6। सब कुछ निकाल सकते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। देखिए 42% वाले को कितना मिला, कितने से फेल हुआ? 48 से। 48 का मतलब 8% लेस मिला, यानी 50% में पास है। बोले कि नहीं, 50% में पास है। इसे देखिए 37, 78, 13% से वो फेल हुआ है, यानी कि 50% में पास है। लेकिन ये सब हम क्यों निकालें? पूछा गया है कि अगर 48% मार्क्स मिलता तो बताएं कि वो कितने अंकों से फेल या पास होती, नहीं मालूम। तो आप सोचिए 42% मार्क्स मिलता, 48% मार्क्स मिलता, तो 48 पता नहीं कितना है, लेकिन इससे 6 का डिफरेंस है ना। जल्दी बोलिए, इससे 6 ऊपर होगा ना। तो इसका मतलब ये है कि 6 into 6, क्योंकि 1% का मतलब 6 है, 36 ऊपर होगा, यानी कि 48 से देखिए यानी अभी भी वो फेल ही करेंगे, यानी 12 मार्क्स से फेल करेंगे। अगर 48% मार्क्स मिलेगा तो भी कम ही रहेगा, 12 मार्क्स। तो आंसर क्या हुआ? फेल, एंड 12 मार्क्स से फेल। बोलिए, तो भी फेल होगा। बी नंबर आंसर, बी नंबर, 12 मार्क्स एंड फेल। बोलिए, ठीक है। ये सारा कुछ तो मन में होगा, फिगर तो मैं समझाने के लिए बना रहा हूं, है ना। आइए, the price of sugar decreased by 20% and consumption of a family increased by 30%. Find the percentage change in the expenditure of the family. ये तो फेमस रिजल्ट है परसेंटेज का। सीधा बोलते हैं +10 -6 4 +4% आंसर। कैसे बोलते हैं? बोलते हैं ऐसे, +10 -6 +4%, यानी 4% इंक्रीज। कैसे बताता हूं। एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू होता क्या है? प्राइस इंटू कंजम्पशन। प्राइस इंटू कंजम्पशन, प्राइस में चेंज, एक्सपेंडिचर में चेंज, कंजम्पशन में चेंज, एक्सपेंडिचर में चेंज। प्राइस में -20% का चेंज होता है, कंजम्पशन में +30% का चेंज होता है, एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट का चेंज होगा? x + y + xy by 100%। और इसको यूज करने का तरीका मैंने बार बार बताया है। बोलिए, इसको इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, इसके बिना भी कर सकते हैं। जल्दी बोलिए, फर्स्ट बताता हूं। तो 4% इंक्रीज मतलब ए आंसर है। मैं बताता हूं कि मान लीजिए हम बोले 100 एक्सपेंडिचर, बात वही है, फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्राइस यानी कि ये चेंज हुआ है -20%, और कंजम्पशन
ये चेंज हुआ है +30% से, है ना। तो हम लोग बोलते हैं 80 में 30%, ये 30 मतलब 24, दैट मीन्स की 104, दैट मीन्स की +4%। आंसर ऐसे, ठीक है ना। सेकंड मेथड। आई 5th नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए एजेस का सवाल है। प्राचीज एज 6 years ago was 3/2 times of Yasi's age 2 years ago. Hence, 2 years hence. हम लोग यहां से भी शुरू कर सकते हैं, आगे भी शुरू कर सकते हैं, बिना आगे गए हुए। एक बात हम जानते हैं कि देखिए ये प्राची है और ये यासी है। तो प्राची का एज मान लीजिए कि 3x है, प्राची का एज 3x है और यासी का एज 2x है। प्राची 3/2 टाइम्स है। कब है? तो प्राची का एज 3 years ago है, तो आज कितना हुआ? और यासी का एज 2 साल के बाद इतना होगा, तो आज कितना होगा? These are their present ages. The ratio between Prachi's and Yasi's age 8 years hence, यानी 8 years hence, यानी 8 years hence will be 16:9। सॉल्व तो ढंग से करेंगे। ये 32x, ये 27x, 5x। इधर देखिए क्या 14 into 9 126 और ये 16 into 6 96, यानी कि 30, यानी कि x इक्वल टू 6। जो पूछे फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ यासी's ब्रदर इफ ही इज 2 years elder than यासी। तो यासी का जो प्रेजेंट एज है, यासी का जो प्रेजेंट एज है वो क्या है? 2x minus 2, 6 into 2 minus 2, यानी 10 years। तो इनके जो ब्रदर का हुआ वो क्या होगा? 10, और वो क्या है? 2 years बड़ा है, इक्वल टू 12 years होगा ना। बोलिए आगे बढ़े। 6th नंबर। A basket contains 6 red balls and 9 green balls. Okay. There is another basket which contains 7 red balls and 8 green balls. दो तरह की बास्केट की बात हो रही है, लेकिन दोनों में कलर सेम है, रेड एंड ग्रीन। तो पहले बास्केट बना लेते हैं ना। फर्स्ट बास्केट एंड सेकंड बास्केट, रेड एंड ग्रीन, रेड एंड ग्रीन, रेड एंड ग्रीन, 6 एंड 9, और यहां पर 7 एंड 8। तो टोटल भी बोल सकते हैं, ऐसे कर देते हैं। टोटल अगर बोले तो 15, और टोटल बोले तो ये भी 15। ठीक है, पूछा क्या है? ये तो इंफॉर्मेशन है। One ball is drawn from either of the two baskets, इससे या उससे, यानी कि इससे जब लेंगे तो हाफ। दोनों बास्केट में एक बास्केट को लेने का हुआ हाफ, 2 में 1, ये भी हुआ हाफ, 2 में 1। इसको लेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है, क्योंकि ये भी ले सकते हैं, ये भी। और लेने के बाद क्या होगा? What is the probability of drawing a green ball? तो ग्रीन 9 है ना, 9 लेना है आउट ऑफ 15। अब 9c1/15, c1 लिखना है, जरूरत क्या है? 1 होने पर तो आप जानते हैं वही रहता है। दिस प्लस यहां 8/15, यानी हाफ को कॉमन लीजिए तो ये हो गया 17/15। दैट मीन्स कि 17/30 आंसर।
शानदार क्वेश्चन है, प्री एग्जाम में प्रोबेबिलिटी का इस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला सवाल। A sum of money of rupees 8,000 is invested at the rate of 40% per annum for 1 year. Find the CI if the interest is compounded quarterly. जबरदस्त क्वेश्चन बताता हूं आपको। देखिए, मैं डिटेल भी बताता हूं और एग्जाम में कैसे बनाएंगे वो भी बताता हूं। ठीक है, देखिए बताता हूं। क्वार्टरली मतलब 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं और आपका जो रेट होगा वो 10% पर क्वार्टर हो जाएगा, क्योंकि 40% ईयर है। और पी का जहां तक सवाल है, रुपीज 8,000 है। जानते हैं कैसे बनाएंगे एग्जाम में? फिर बताता हूं। 10% 800, तो 800 इंटू 4 3200। लिखने की क्या जरूरत है? अगर पता है तो फिर मालूम है ना, क्यों करें। और फिर 10% 80 160 240 160 इंटू 3 480। और फिर 10% 8 and 24 यानी 32 and 0.8। बस 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 यही होगा। नहीं समझे? बता देता हूं कैसे होगा। यानी कि 3712.8 रुपीज आंसर। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये दिखाया जाए कि ये बनाना उतना मुश्किल नहीं है। क्योंकि जब सब लिखूंगा तो लगेगा कि बहुत कैलकुलेशन हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कहां कैलकुलेशन हो रहा है। अब दिखाता हूं 800 800 800। आप मुझे बताइए, इसका तो हमने ले लिया, अब आगे इसका 10% लेना है। इसका 10% 80, तो इन दोनों का 160, इन तीनों का 240। पर अब जानते हैं कि इसका एवरेज 160 होता है, इंटू 3 कर दिया तो सब मालूम होगी। इसका भी ले चुके। अब आगे 80 का 10% 8, तो इन दोनों का 3 ठो 8, 1 ठो 2 ठो 3 ठो 8, खत्म। और इसका 10% 0.8। बस, लेकिन वर्क यही है। क्लियर? देखिए वर्क यही है। अगला सवाल बोट एंड स्ट्रीम का है, शानदार क्वेश्चन है। A boat can row 20 kilometers upstream in the same time as the boy covers 10 kilometer distance between home and office and then return home with an average speed of 4 kilometers per hour. आगे बढ़ने से पहले हमें पता है 10 और 10 20 किलोमीटर को एवरेज स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर के रेट से तय किया जाता है, तो टाइम 5 आवर्स लगते हैं। उसी 5 आवर्स में अप स्ट्रीम यानी y इज इक्वल टू 20 किलोमीटर का डिस्टेंस तय होता है। दैट मीन्स कि y इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। एक रिलेशन है, if the downstream speed of boat is 4 times speed of current, यानी x का वैल्यू दिया हुआ है 4v v मतलब करंट का स्पीड, और फिर निकालना है। आप रखेंगे फॉर्मूले में करेंगे। मैं ये कहता हूं, सुनिए। देखिए, मैं एक स्केल दिखाता हूं, ठीक है, जिसकी चर्चा मैंने बार बार की है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, हमें दिया हुआ है कि x is to v 4 is to 1 है ना। हम जानते हैं कि ये x होता है, ये y होता है। इसके मिडिल में एवरेज को u कहते हैं। यहां पर जो गैप होता है उसे v कहते हैं।
अब आप मुझे बताइए, x अगर 4 है, v अगर गैप अगर 1 है तो ये 3 न है, गैप 1 है तो ये 2 न है। 2 का मतलब यदि 4 किलोमीटर पर आवर है तो u3 का मतलब क्या है, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर आंसर। चलिए बोलिए। बोर्ड एंड स्ट्रीम में मैंने ये रिलेशन बताया है और ये जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए, सब कुछ यहां दिखता है। चैप्टर का जबरदस्त एप्लीकेशन है पूरे क्वेश्चन पेपर में। Profit earned after selling an article for rupees 700 is 14 and 2/7% more than the profit incurred when it is sold for rupees 650. क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन देखिए कॉन्सेप्ट पूरा चेक किया और जबरदस्त ढंग से कहा गया है। What would be the selling price if he wants to earn a profit of 25%? पता है कैसे बनाएंगे? बताता हूं, देखिए आपको बड़ा मजा आएगा। मैं बताता हूं। देखिए, सबसे पहली बात है कि 700 में सेल करते हैं, ओके, प्रॉफिट होता है तो कॉस्ट प्राइस उससे कम है। फिर उसी को 650 में सेल करते हैं, फिर प्रॉफिट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 650 रुपीज में सेल करते हैं, ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, अलग अलग प्रॉफिट पर, तो ये कॉस्ट प्राइस है, यहां कॉस्ट प्राइस होगा। क्वेश्चन कहता है कि 700 में सेल करने पर होने वाला प्रॉफिट, ये वाला प्रॉफिट 650 में सेल करने पर होने वाले प्रॉफिट का के बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। 14 and 2/7%, 1/7 ज्यादा है, यानी पहले 7 रुपीज प्रॉफिट होता होगा तो अब 1 ज्यादा होता है, 8 होता है, यानी 1 होता है। 1 को 50 रुपीज कहते हैं, तो 7 को क्या कहेंगे? क्या रुपीज 350 न कहेंगे? 650 में सेल करने पर 350 का प्रॉफिट हो तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? क्या रुपीज 300 न होगा? और इसे यदि 25% प्रॉफिट पर फिर से एक बार सेल करेंगे 75 रुपीज के साथ, तो क्या सेलिंग प्राइस क्या होगा? रुपीज 375 न होगा। बोलिए, शानदार क्वेश्चन है कि नहीं? फ्रैक्शन का, परसेंटेज का, पूरे कंसेप्ट का, प्रॉफिट एंड लॉस का जबरदस्त इस्तेमाल है। फिर से प्रॉफिट एंड लॉस का भी है, एलिगेशन का भी है। A shopkeeper has 2 quality of rice. Rice A is sold at rupees 40 per kg. Rice B is sold at rupees 25 per kg. He mixed both rice together and sold the mixture at rupees 36 per kg. जस्ट सिंपल एप्लीकेशन नजर आता है एलिगेशन का। फाइंड द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ राइस ए टू द टोटल मिक्सचर, ध्यान रहे, नॉट बी। इसके अलावा सेलिंग रेट के बारे में बात की जा रही है। देखिए, फर्स्ट, सेकंड, रुपीज पर केजी, 40 रुपीज पर केजी, 25 रुपीज पर केजी, और जो मीन वैल्यू है वो 36 रुपीज पर केजी। इसके डिफरेंस को यहां लिखेंगे, 11:4 आंसर है, लेकिन ये हमारा क्वेश्चन नहीं है। टोटल मिक्सचर के साथ पूछा है, therefore 11:15 ऐसा क्वेश्चन है
कि सब सोच समझ के बना लीजिए और थोड़ा अलर्ट ना रहे तो गलत हो जाए। डी इज आंसर। देखिए, ठीक है, कैसा लगा? इस एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं, हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले एग्जाम के लिए ये एक डायरेक्शन तय करते हैं। मैं जल्दी ही लेने जा रहा हूँ स्पेशल स्ट्रैटेजी एनालिसिस क्लास, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि क्या चेंजेस हो रहे हैं लास्ट ईयर की तुलना में इस ईयर में IBPS RRB PO में। यही क्लर्क में भी चेंज होगा, उस पर भी बात करूंगा। और इससे पता चलेगा कि जो चेंजेस अभी तक IBPS RRB PO में नहीं हुए थे या क्लर्क में नहीं हुए थे, जबकि SBI और IBPS PO में हो गए थे, अब इसमें भी वही डायरेक्शन है। ऑल द बेस्ट।